हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 12th क्लास है और 12th क्लास में हमारा चल रही है नई बुक हमने प्रारंभ करी है समष्टि अर्थशास्त्र। उसका पहला चैप्टर हम लोग देख रहे थे, हम सामान्य परिचय पढ़ रहे थे पहले चैप्टर में। और मैंने बताया कि ये चैप्टर बिल्कुल अलग तरीके से मैं आपको नॉर्मलाइज ऐसी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो आपका चैप्टर होगा सेकंड चैप्टर के अंतर्गत मैं आपको थ्योरी बेस कम पढ़ाऊंगा। मैं सीधा आपको टू द पॉइंट जो थ्योरी है, सारे सॉल्यूशन है वो मैं आपको लिखाऊंगा। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब हम चैप्टर की एक बार अच्छे से पूरी बुक का अगर हमको पृष्ठभूमि समझ आ जाती है तो हमें चैप्टर में किसी प्रकार की कोई समस्या और ऐसी चीजें इसमें होती नहीं है। क्लियर है? तो हमको ध्यान देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज अगर कोई भी आपको डाउट लग रहा है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपके प्रश्न है, नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दें सभी। हमने क्या किया था कल, नॉर्मली हमने इस चैप्टर के अंतर्गत जितनी भी इसकी महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन सभी महत्वपूर्ण चीजों को हमने इसमें गौर करके अपने लेक्चर के माध्यम से एक एक करके हमने इस पूरे चैप्टर को आपका देख लिया। सबसे पहले हम परिचय पर बढ़े। परिचय क्या है, ये चीजें क्यों महत्वपूर्ण है और परिचय को हम कैसे समझते हैं, इस पर हमने गौर करके देखा। और इसी के साथ साथ हमने एडम स्मिथ के विषय में पढ़ा कि उनको मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर माना जाता है। उनके विषय में हमने सारी चीजों को गौर करके एक एक करके उन सभी को देखा। समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव किस प्रकार से हुआ है, इसके उद्भव की थ्योरी को हमने पढ़ा। जॉन मैकडांस कीन्स की जो थ्योरी है उसको भी हमने बहुत अच्छे से गौर कर आपको पढ़ लिया था और गौर करके देखा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महामंदी के दौर को हमने पढ़ा, जो आपका यूएस में महामंदी आई थी। उस महामंदी के समय क्या स्थिति बनी थी और कैसी कंडीशन थी, इसको भी हम लोग आपका देख रहे थे। और इसके विषय में जो था बेसिकली आज हम लोग इसी में से आपका जो सबसे पहला इसमें हमने देखा कि जो महामंदी यूएस में आई उसके बाद की वहाँ स्थिति की क्या कंडीशन थी, उस सारी कंडीशंस को भी हमने इसमें गौर करके एक एक चीज को आपका पढ़ लिया था। और आज हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बेसिकली कोई नहीं, हम आज प्रारंभ से ही इस चैप्टर के जितने भी सारी चीजें हैं उनको हम गौर करके देखेंगे। और सबसे पहले हम 1.2 यूनिट शुरू करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की वर्तमान पुस्तक के संदर्भ में। ठीक, हम जानते हैं कि अध्ययन के अंतर्गत इस विषय का कोई विशेष ऐतिहासिक संदर्भ नहीं है। यानी कोई ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिकल की कोई ऐसा चीज नहीं है कि आपका हिस्टोरिकल इसमें चीजें हों। हम इस पुस्तक में पूंजीवादी देश की अर्थव्यवस्था के कार्य का परीक्षण करेंगे। क्या होगा? जो पूंजीवादी देश है उसका जो आर्थिक परीक्षण है हम लोग करेंगे। पूंजीवादी देश के उत्पादन क्रियाकलाप मुख्य रूप से पूंजीवादी उद्यमी द्वारा किए जाते हैं। तो क्या पढ़ेंगे हम इसमें? जो भी आपके पूंजीवादी देश हैं उनके कार्य के जो परीक्षण हैं, उन परीक्षण पर हम अपनी बात करेंगे और उनको आपका देखेंगे कि उनकी मुख्य क्रियाकलाप का उद्यम आपके किसके द्वारा किया जाता है और उन उद्यमों को कैसा हम लोग जोड़ के देखते हैं, इस पर भी हम लोग गौर करेंगे। ठीक, वे उद्यम को चलाने के लिए स्वयं पूंजी की पूर्ति करते हैं। ये पूंजी उधार लेते हैं। उत्पादन के संचालन के लिए प्राकृतिक संसाधन की भी आवश्यकता पड़ती है। इनमें कोई संसाधन का उपयोग उत्पादन की प्रक्रिया से होता है, जैसे कच्चा माल, तथा कुछ तो स्थायी पूंजी के रूप में रहता है। उत्पादन के चालन के लिए उन्हें मानव श्रम महत्वपूर्ण अंश की आवश्यकता होती है। क्या होती है? मानव श्रम जो होता है आपकी महत्वपूर्ण अंश की जो है आवश्यकता होती है, जिसे हम श्रम के रूप में सूचित करते हैं। इनमें 3 प्रकार के उत्पादन के कारक, जैसे पूंजी, भूमि, श्रम की सहायता से निर्गत उत्पादन के बाद उद्यमों के बाजार में बेचा जाता है। कैसे होता है कि जो भी हम अपना प्रोडक्शन करते हैं उसमें पूंजी चाहिए, पूंजी के लिए एक भूमि चाहिए और भूमि के साथ लेबर चाहिए।
ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जो आपके प्राइमरी हैं किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए। इससे प्राप्त मुद्रा को संपत्ति कहते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि आपका पूंजी और आपके श्रम की सहायता से निर्गत जो हमको आउटपुट मिलता है, उत्पादन के बाद उद्यमी उत्पाद को बाजार में बेचते हैं और इस बाजार में बेचने के बाद जो हमको पैसा मिलता है, इसी को हम क्या कहते हैं, संप्राप्ति कहते हैं। इस संप्राप्ति का कुछ अंश भूमि के उसका उपयोग करके अधिशेष के रूप में होता है और उसमें से जो हमको पैसा मिला है उसका कुछ पैसा हम आपका भूमि के उपयोग के लिए भी आपका कर सकते हैं और ऐसा कर रहे हैं, तब उसको क्या कहते हैं, हम उसको अधिशेष कहते हैं। इस प्रकार कुछ अंश पूंजी की ब्याज के रूप में तथा कुछ श्रम की मजदूरी के रूप में प्रदान किया जाता है। कुछ अंश कैसा है, पूंजी ब्याज के रूप में, कुछ शेष अंश के रूप में आपका प्रदान किया जाता है। शेष संपत्ति को उद्यमी की आय कहते हैं। कह रहे हैं शेष संप्राप्ति को उद्यमी की आय कहते हैं, जो लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है। देखिए आज तो आप इसको देख लीजिए, फिर मैं आपको इसी में जो है जो उसका महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक, मैं आपको एक एक करके इसका सारे चीजों को गौर करके मैं आपको लिखाऊंगा कि कैसे ये महत्वपूर्ण पहलू है, क्या चीज है, और इसको मैं आपको पूरा एक एक करके आपको समझाऊंगा कि क्या है। फिर हम समष्टि अर्थव्यवस्था, व्यष्टि अर्थव्यवस्था की जो विशेषता हैं, उन विशेषताओं को भी हम लोग इसमें गौर करके आपका देखेंगे। ठीक, अब देखिए अगर जो आपको, अब आपने कुछ चीज का उत्पादन किया, वो आपने बेचा, उसमें प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपने जमीन के लिए उपयोग कर दिया, ठीक, वो हो गया अधिशेष। कुछ हमने पूंजी को अपने ब्याज के रूप में दे दिया, कुछ आपके मजदूरों को प्रदान कर दी, शेष जो आय बचा उसे हमने लाभ कह दिया और लाभ से हमने क्या कर लिया, नई मशीनें खरीद ली और अथवा नए खरीदने के लिए ताकि उत्पादन का विस्तार हो, उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए व्यय हो और क्या कर सकते हैं, जो उत्पादन क्षमता हम उसमें वृद्धि कर सके हैं, उसे निवेश व्यय कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, निवेश में व्यय कहते हैं। ये हमको सारी चीजें चाहिए, ये हमको देखना है। संक्षेप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें अधिकांश आर्थिक क्रियाकलाप के निम्नलिखित अभिलक्षण हो, उत्पादन के स्थान पर निजी स्वामित्व होता है, बाजार में निर्गत को बेचने के लिए ही उत्पादन किया जाता है, श्रमिकों की सेवा का क्रय विक्रय एक निश्चित कीमत पर होता है जिससे मजदूरी की दर कहते हैं। कैसा होता है, आपका श्रमिकों की सेवा जो है कि निश्चित दर पे होता है जिससे हम क्या कहते हैं, मजदूरी दर कहते हैं। श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है उसे आपका श्रमिक या आपका मजदूरी दर कहते हैं। आप किस आधार पर क्रय विक्रय कर रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, हम आपका मजदूरी दर जो है हम उसको आपका कहते हैं। यदि हम उपरोक्त 3 मानक खंडों को विश्व के देशों के संदर्भ में लागू करें तो हम पाएंगे कि पूंजीवादी देश पिछले 300-400 वर्ष के दौरान अस्तित्व में आए हैं। कह रहे कि जितने भी कैपिटलिस्ट देश हैं, अगर उनका आप एग्जिस्टेंस देखो तो लगभग 300 या 400 आपका साल पुराना ही उनका क्या मिलता है, अस्तित्व हमको देखने के लिए मिलता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में भी उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ ही पूंजीवादी देश की श्रेणी में आते हैं। कई अल्प विकसित देश, खास करके आपके कृषि में उत्पादन कार्य में किसान परिवार द्वारा किया जाता है। मजदूर श्रम का प्रयोग कभी कभार होता है और अधिकतर श्रमिक आपका कृषि कार्य सदस्य स्वयं करते हैं। उत्पादन बाजार के लिए ही नहीं, उत्पादन का एक बहुत बड़ा भाग आपका परिवार द्वारा उपभोग में लाया जाता है। प्राय किसानों के पूंजी स्टॉक का एक महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होती। अधिकांश आदिवासी समाज में भूमि का स्वामित्व नहीं होता है। भूमि का स्वामित्व समस्त जनजातियों के पास हो सकता है। इससे हम पुस्तक में विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं जो हमारे समाज पर लागू नहीं होता है, किंतु यह सच है कि अनेक विकासशील देशों में जो उत्पादन की इकाइयां मौजूद हैं वह पूंजीवादी सिद्धांतों के अनुरूप हैं। इस पुस्तक में उत्पादन इकाइयों को फर्म कहा गया है। किसी फर्म के कारोबार के संचालन का दायित्व उद्यमी के ऊपर होता है। उद्यमी ही बाजार से श्रमिकों को आपके किराए पर लाकर अपने उत्पादन प्रक्रम में नियोजित करते हैं।
इस प्रकार वह भूमि एवं पूंजी का नियोजन करते हैं। इन आगतों के नियोजन के उपरांत उद्यमी उत्पादन प्रक्रिया का संचालन करता है। उन उद्देश्यों से वस्तु और सेवा का उत्पादन करके निर्गत कहा जाता है, जिसे बाजार में बेचना और लाभ प्राप्त करना है। कैसा है? इसको बाजार में आपको लाते हैं और उससे लाभ प्राप्त करते हैं। मेनली क्या उद्देश्य है कि हम लोग अपनी जितनी भी सर्विस हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें आपको बेसिकल ध्यान देना है कि हम आपका प्रोडक्शन कर रहे हैं। हम लोग किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज का। तो यही हमको मेन चीज है जो हमको इसमें आपका देखना है। और कोई भी फर्म है, फर्म का क्या जिम्मेदारी है कि कारोबार संचालन का दायित्व उसके ऊपर होता है, ठीक। और भूमि और पूंजी के भाव का नियोजन से ही क्या होता है, हमको इसमें आगतो मतलब इनपुट होता है, जो चीजें प्रयोग करी जाती हैं उनके विषय में हम लोग आपका इनको एक एक करके आपका बहुत अच्छे से देख भी लेते हैं और इन पर हम लोग आपका विचार भी कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देख लेनी चाहिए, इन पर गौर कर लेना चाहिए, ठीक। और ये सारी चीज हैं जिन पर आप गौर करेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए। अब देखिए, इस प्रक्रिया में जोखिम और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, वह जिन वस्तुओं का उत्पादन करता है वह ऊंची कीमतों पर नहीं बिक पाती हैं, इसलिए उद्यम के लाभ की कमी होती है। ध्यान देने की बात यह है कि आपके पूंजीवादी आपके देशों में उत्पादन के कारक अपनी आय का सर्जन, उत्पादन करने की प्रक्रिया और उसे प्राप्त निर्गत के बाजार का आपका चक्कर करते हैं कि जो भी आपके बाजार हैं और जो उसका निर्गत है ये उसका आपका चक्कर करते हैं। विकसित एवं विकासशील दोनों प्रकार के देशों में निजी पूंजीवादी क्षेत्र के अलावा राज्य में उसके अनुरूप एक ऐसी संस्था होती है, राज्य की भूमिका कानून बनाने, उसको लागू करने और न्याय दिलाने में होती है। मेनली क्या है कि कोई भी ऐसी विकास, चाहे कोई आपका डेवलपिंग कंट्री हो चाहे अंडर आपके डेवलपिंग कंट्री हो, दोनों का काम क्या है कि वो जितने भी आपका डेवलपिंग कंट्री है उनमें आपका पूंजियों को आपका निवेश कराएं, उनको देखें। राज्य की भूमिका बनाकर उन्हें लागू करने और न्याय दिलाने में होती है कि लोगों को वो न्याय भी दिलाएं। ऐसा कई ऐसे उदाहरण हैं जहां राज्य उत्पादन का कार्य भी करते हैं। कर लगाने, सार्वजनिक आधारभूत संरचना के निर्माण पर व्यय करने के अतिरिक्त राज्य द्वारा स्कूल कॉलेज भी चलाए जाते हैं। क्या होते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपका राज्य के अनुरूप ये सारे कानून बनते हैं और इन्हीं के अनुसार क्या होते हैं कि सारे स्कूल जो कॉलेजेस हैं वो भी आपका इसी नीति पर, इन्हीं आधार बेस पर जो है ये सारी चीजें आपकी चलाई जाती हैं। तो बेसिकली जो है आपको पता होना चाहिए कि ये सारी जो आपकी चीजें हैं वो आपका किस तरह की हैं और किन चीजों पर ये आपका डिपेंडेबल है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो इतना सबसे पहले आप देख लीजिए, फिर आज चलिए इसको सारे पैराग्राफ को पूरा करते हैं। स्वास्थ्य आपका सेवा प्रदान भी करते हैं। जब हम किसी देश की अर्थव्यवस्था का वर्णन करते हैं तो राज्य के अनेक आर्थिक प्रकार्यों का उल्लेख करना आवश्यक है कि कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही हैं। राज्य को सूचित करने के लिए सुविधाओं की दृष्टि से सरकार शब्द आगे प्रयोग करते हैं कि सूचनाओं की ये सब सारी दृष्टि को देखते हुए हम सरकार शब्द का प्रयोग करते हैं। राज्य की जगह हम क्या ले आएंगे? सरकार। कि सरकार किस प्रकार से ये सारी चीजें आपका प्रोवाइड करा रही है, क्या चीजें हैं, इनको कैसे हम लोग आपका देख सकते हैं, क्या इनके पहलू हैं, एक एक करके हम इन पर आपका बात करते हैं और इनको हम आपका गौर करके जो है आपका देखते भी हैं। तो हमको ये आपका देखने की जो है थोड़ी सी आवश्यकता है और इस पर विचार करने की भी आवश्यकता है। क्लियर है? तो हमको ये सारी चीजें इसमें आपका देखनी चाहिए। तो बेसिकली हमको एक चीज समझ आ गया कि अगर हमारे पास भूमि है, एसेट मतलब संपत्ति है, और हमारे पास लेबर है, और हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम कुछ ना कुछ आपका प्रोडक्शन कर सकते हैं। वो प्रोडक्शन हम उसको बाजार में बेचेंगे, उससे प्राप्त हमको जो हमारा आउटपुट होगा वो बाजार में जाके बिकेगा, उससे कुछ मुद्रा मिलेगी। अब हमको ये देखना होगा कि हमारा जितना भी कॉस्ट क्या थी, भूमि की कॉस्ट कितनी थी, लेबर कॉस्ट कितनी थी, या जो अन्य चीज हम लोग यूज कर रहे हैं पूंजी वो कितनी थी। उसके बाद उत्पादन करने के बाद
हमको पर यूनिट कितना हमको प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट से ही हम कुछ चीजें क्या करेंगी, जो रेंटेड भूमि है उसका दे देंगे, सैलरी बेस निकाल देंगे। देन उसके बाद हम सब कुछ निकालने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है। फिर उस नेट प्रॉफिट को हम लोग कहाँ करेंगे, छोटा मोटा कहीं आपका इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे किसी को ब्याज पर दे दिया, किसी को कहीं और पैसा लगा दिया, फिर उसके बाद हम भूमि इत्यादि को देखते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीजों को आपका गौर करके एक एक तरीके से हम बहुत अच्छे से उनको देख लेंगे और उन पर अपना बात करेंगे और उन पर हम अपना विचार भी करेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं और इनको हमको गौर भी करना चाहिए। चलिए, तो इतना देखा, इतने में कुछ पूछना है, कुछ समझ ना आया हो, कोई भी ऐसी क्वेरी, कोई भी ऐसा प्रश्न, पीछे जितना हमने पढ़ा है उसमें कुछ समझ ना आया हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी, अपने प्रश्न को आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे देख सकते हैं, एक एक करके आप मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम आपका चैप्टर में जो है आगे बढ़ जाते हैं। चलिए पूछ लें, कोई आप कुछ भी आपका डाउट हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी अर्थव्यवस्था के फर्म और सरकार का अतिरिक्त दूसरा जो बड़ा क्षेत्र है, भाई अगर कोई भी आपकी फर्म मतलब कोई कंपनी है या फिर जो आपकी गवर्नमेंट है, ये आपके ऐसे आपका सेक्टर है जो क्या करते हैं, आपका इन सब चीजों का आपका प्रोडक्शन करते हैं, उसके पारिवारिक क्षेत्र कहते हैं। ये कैसे हैं, आपके पारिवारिक सेक्टर है। यहाँ परिवार से हमारा तात्पर्य एकल व्यक्तिगत उपभोक्ता से है। कैसे हैं, यहाँ जो हम मीनिंग दिखा रहे हैं वो आपका सिंगल जो आपका हमारा कस्टमर है उसी को हम लोग बता रहे हैं कि ये क्या चीजें हैं। क्लियर है? जो अपने उपभोक्ता से संबंधित निर्णय अथवा कोई भी व्यक्ति के समूह जिसके उपभोग संबंधी आपका निर्णय संयुक्त रूप से लिया जाता है। परिवार बचत करते हैं और अदा करते हैं कि उन्हें इन क्रियाकलापों के लिए पैसा कहाँ से मिलेगा। अब देखिए, जो भी कोई अपनी फैमिली होती है वो कुछ ना कुछ आपका सेविंग्स रखते हैं, कुछ ना कुछ वो आपकी एक्टिविटी करते हैं जहाँ से उनको एक आपका इनकम जनरेट हो। हम जानते हैं कि परिवार में कई लोग होते हैं, ये लोग फर्मों में आपका श्रमिक के रूप में काम करते हैं। अब आप आपका देखते होंगे बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं किसी परिवार के किसी ना किसी कंपनी में लोग अपनी सर्विस देते हैं, आपका सेवा देते हैं और वहाँ काम करते हैं। क्लियर है? यह आप लोग अच्छे से आपका देखते होंगे और मजदूरी प्राप्त करते हैं। वे सरकारी विभागों में काम करते हैं और आपका वेतन प्राप्त करते हैं। वहां वे फर्मों के स्वामी हो सकते हैं जो लाभ कमाते हैं। फर्मों के उत्पादन की जिस बाजार में बिक्री होती है वह समुचे परिवार की मांग के बिना कार्य नहीं कर सकता। इसके अलावा वे भूमि को पट्टे पर देकर अथवा पूंजी को उधार देकर ब्याज काम कमा सकते हैं। यानी कि वो किसी न किसी तरह से जो है अपने अपने परिवार के लिए, अपनी चीजों के लिए जो उनकी एक्टिविटी है मेनली वो उनके लिए काम करते हैं। चाहे उनको आपका लैंड को आपका लीज पर देना पड़े, पैसे उधार देकर ये काम करना पड़े, वो किसी न किसी भी आपके फॉर्मेट में ये काम करते हैं। आगे देखते हैं। अभी तक हमने देशीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख अंतर्घटकों का उल्लेख किया है, लेकिन विश्व के सारे देश बाह्य व्यापार करते हैं। कैसे करते हैं? एक्सटर्नल जो आपके ट्रेड्स हैं वो होती है। एक्सटर्नल जो एरिया है हमारे अध्ययन का चौथा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बाह्य क्षेत्र तीन प्रकार से हो सकते हैं। कह रहे जो एक्सटर्नल क्षेत्र हैं वो क्या हो सकता है आपका? वो आपका तीन प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है आइए देखते हैं। पहले की हम लोग बात करें, जब किसी देश में अपनी घरेलू वस्तु विश्व के अन्य देशों में बेची जाती हैं। जब आप कोई अपने देश में कुछ चीज का अपना प्रोडक्शन करते हैं, उस प्रोडक्शन को आप कहाँ करते हैं? अपने देश से बाहर बेचते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। तो हम उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। जब कोई देश विश्व के अन्य देशों के साथ आपके वस्तुएं खरीदता है तो उसे क्या करते हैं? आयात करते हैं। ठीक, जब कोई हम चीजें क्या करते हैं, आयात का मतलब समझ लीजिए, जब हम कोई विदेश से अपने लिए कोई वस्तु मंगवाते हैं, कह रहे हैं जब हम किसी विदेश से अन्य कोई वस्तु खरीदते हैं, किसी देश से हमने वस्तु खरीदी, हमने उसको क्या बोल दिया? आयात हमने कहा। आयात और निर्यात के अलावा दूसरी तरह के से भी विश्व के कई अन्य देशों में अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। कह रहे कि एक देश की अर्थव्यवस्था
दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से प्रभावित होती हैं। वो प्रभावित क्या हैं, कैसे हम इनके आगे इसमें चर्चा करेंगे। किसी देश की अर्थव्यवस्था में आपका विदेशी पूंजी निवास का प्रवाह होता है अथवा कोई देश विदेशी में पूंजी का आपका निर्यात कर सकता है। आप कह रहे हैं कि विदेश जो आपका कोई देश है वो आपका फॉरेन करेंसी के माध्यम से जो आपका प्रवाह मतलब जो फ्लो है उसमें हो सकता है, वह वो आपका किसी भी देश के साथ आपका पूंजी निर्यात जो है ये सारी चीजें जो है आपका कर सकता है। ठीक, तो बेसिकली जो आपका चैप्टर था वो तो बच्चों समाप्त हो गया। ध्यान रखना क्या हो गया, जो पूरा आपका चैप्टर है वो समाप्त हो गया। अब देखिए कल सबसे पहले या आपको इसमें कुछ आपकी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मुझे बतानी है। आपका वीएसटी अर्थशास्त्र और आपका समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर मुझे कल आपको लिखाना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता लिखानी है समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से। अर्थव्यवस्था के 4 जो आपके सेक्टर हैं मुझे उनका वर्णन करना है और 1929 की महामंदी को देखना है। तो कल सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे कुछ इसमें शब्दावलियों का हमने प्रयोग किया था। ब्याज दर, लाभ, आगत, उद्यमी, फर्म, निर्गत, सरकार, आयात निर्यात, क्षेत्र, आपका परिवार, आपका पूंजीवाद देश अथवा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, निवेश व्यय, पूंजी, कैपिटल, इन सब विषयों पर आपको बात करनी है। इन सब विषयों को आपको देखना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अपनी कक्षा को देखिए। सभी बच्चे जब जो स्कूल आपके जुड़े होते हैं, कुछ बीच में आते हैं, कुछ बच्चे बैठे होते हैं। जब आपको लाइव जोड़ दिया जाता है तो सभी स्कूल आपको देखते हैं। तो इस प्रकार से आपकी एक भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी आपके स्कूल का नाम खराब करे, आपको देखे, वो अच्छी बात नहीं है। आप समझदार हैं। सभी लोग शांति से बैठिए। फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने जितना पढ़ा है आप उसका घर जाकर रिवीजन कीजिए। कल हम इसके अच्छे से जो क्वेश्चन आंसर हम उनको देखेंगे। कोई भी आपका डाउट बनता है किसी भी प्रकार, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो कल आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपने प्रश्न को आप मुझे भेज सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।